डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था जियोडेसिक ऑन कोनोइडल सरफेस। तो कोनोइडल सरफेस के लिए जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड किया था। इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास था x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू u साइन थीटा, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास था। और इसके लिए जियोडेसिक का जो इक्वेशन हमारे पास आया था, जियोडेसिक का इक्वेशन ये बन गया था u इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर इंटू यू डबल डैश। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास जियोडेसिक का आया था। सपोज इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, किसके लिए? कोनोइडल सरफेस के लिए। इसका एक पार्टिकुलर केस हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। पार्टिकुलर केस, अगर यहाँ पर राइट हेलिकोइड लें, फॉर राइट हेलिकोइड, राइट हेलिकोइड के लिए क्या होगा? x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा और z इक्वल टू a इंटू थीटा। तो ये राइट हेलिकोइड के लिए हम लिख सकते हैं z इक्वल टू a इंटू थीटा। इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू किसकी हो गई आपके पास? f ऑफ थीटा। और यहाँ से f डैश इक्वल टू किसके आएगा आपके पास? f डैश का मतलब यहाँ पर क्या? थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जब हमने सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन लिया था वहाँ पर z किसका फंक्शन था? u का, इसलिए f डैश का मीनिंग वहाँ पर क्या था? u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ पर f डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो f डैश इक्वल टू थीटा के रेस्पेक्ट में इसका करें तो a। ये f डैश की इक्वेशन हमारे पास, f डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक क्या बन जाएगा? देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, तो ऊपर जो कोनोइडल सरफेस हमारे पास है, कोनोइडल सरफेस का जियोडेसिक का इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें एफ डैश इक्वल टू क्या रख देना है? ए यहाँ पर हम रख देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक फॉर राइट हेलिकोइड क्या बन जाएगा हमारे पास? u इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू यू डबल डैश। ये इक्वेशन बन गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह से? बाई मल्टीप्लाइंग 2u डैश क्या बन जाएगा? दिस इम्प्लाइज 2u डैश इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2u डैश इंटू यू डबल डैश और यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, ऑन इंटीग्रेशन, या इसको चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं 2u डैश 1 माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2u डैश यू डबल डैश इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन अगर इसका हम करें तो आप इसको देखो क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ किस फॉर्म में? यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 माइनस यू डैश स्क्वायर को एज इट इज लिखें और जब इसका करेंगे हम तो 2u डैश, ये तो कांस्टेंट है इसका 0, तो फर्स्ट वाली टर्म आ गई। फिर हमने क्या किया? यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज हमने लिखा है, और जब 1 माइनस यू डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस
टू यू डैश और यू डैश का किया तो यू डबल डैश। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसका जब हम इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है, अब इसका हम कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनेगा। इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को चाहें तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, सपोज के स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट। इसको हम अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस यू डैश स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, which implies u dash square equal to ये बन रहा है 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई। तो इससे आगे हम ये लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज यू डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच गिव्स यू डैश इक्वल टू प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सपोज रिलेशन नंबर 2, यू डैश की वैल्यू। अगर यू डैश की वैल्यू हम इसी तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा डैश हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। थीटा डैश किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सिंस एफ डैश इक्वल टू किसके है, ए के, एफ डैश इक्वल टू ए और यू डैश इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। तो इन दोनों की सहायता से थीटा डैश की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो थीटा डैश किस तरह से निकाल सकते हैं, फ्रॉम लास्ट आर्टिकल सरफेस ऑफ कोनोइडल सरफेस का जो आर्टिकल हमने किया था, कोनोइडल सरफेस, उसके अंदर हमने ये लिखा था कि डी एस स्क्वायर इक्वल टू किसके, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज एक्स डैश, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर सबकी वैल्यू हमने निकाली थी। एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया था, यू डैश स्क्वायर, प्लस ये आ गया था यू स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर के, और प्लस एफ डैश स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमने वहाँ पर फाइंड की थी। इसको इस तरह से लिख दिया था, यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर इंटू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यू डैश स्क्वायर, तो यू डैश स्क्वायर की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं। यू डैश स्क्वायर इक्वल टू किसके लिख सकते हो, यहाँ से देखो, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू, और प्लस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एफ डैश इक्वल टू किसके, ए के, और इंटू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें, विच इम्प्लाइज थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू, थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू, या यहाँ से एक बार इस तरह लिख सकते हो आप, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस किसके हो गया,
यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच गिव्स यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू थीटा डैश स्क्वायर। इसको जब यहाँ पर हम एलसीएम लें तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम, और यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, तो केवल क्या बचेगा ऊपर, के स्क्वायर। और दिस इम्प्लाइज थीटा डैश इक्वल टू, थीटा डैश स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये थीटा डैश की वैल्यू आ गई। तो यू डैश हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा डैश हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ इन दोनों की सहायता से हम निकाल सकते हैं चीज़ें। देखिए आप, यू डैश की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ये थीटा डैश हमारे पास है। यू डैश इक्वल टू किसके आया था, यू डैश इक्वल टू आया था प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एस, ये वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी एस। तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, ठीक है, सपोज रिलेशन ए, इस रिलेशन को सपोज मैंने क्या मान लिया, बी। अगर बी को ए से हम डिवाइड करें, बी डिवाइडेड बाई ए इम्प्लाइज डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू, डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस क्या बनेगा, डी यू बाई डी थीटा करें तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये है, और ये वैल्यू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक रूट कैंसिल होगा तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बनेगा, इसका रूट, और अपॉन के, अपॉन किसके आएगा, के इसका रूट, ठीक है, के बाहर चल रहा है अपना, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है के, ये वैल्यू अपने पास आ गई। और यहाँ से फाइनली मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, डी थीटा। तो डी थीटा इक्वल टू प्लस माइनस के डी यू अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया। और थीटा इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज सी, और प्लस माइनस के बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन डी यू अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को का कंप्लीट इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये किसके लिए आया हमारे पास, राइट हेलिकॉइड के लिए। तो राइट हेलिकॉइड के लिए जो कंप्लीट इंटीग्रल निकल कर आ रहा है वो किसकी सहायता से आ रहा है हमारे पास, कॉनोइडल सरफेस की सहायता से, क्योंकि कॉनोइडल सरफेस का पार्टिकुलर केस राइट हेलिकॉइड बनता है, और उसी के पार्टिकुलर केस की प्रॉपर्टी लगाकर राइट हेलिकॉइड के लिए जोडेसिक का कंप्लीट इंटीग्रल आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लिखिए, ए जियोडेसिक ऑन द इलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्रॉसेस ए मेरिडियन एट एन एंगल थीटा एट ए डिस्टेंस u from the axis. Prove that
एट द पॉइंट ऑफ crossing it makes an angle cos inverse cu cos theta upon root a4 minus u square into a square minus सी स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसका जोडेसिक किसके लिए देखना है आपको? एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन इस सरफेस के लिए, और ये है क्रॉसेज ए मेरिडियन एट एन एंगल थीटा। तो ये कह रहा है कि इस सरफेस का जो जोडेसिक है, उस जोडेसिक का और मेरिडियन के बीच का एंगल क्या दे रखा है? थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान रहे आपको कि जब आप पैरामीट्रिक इक्वेशन आप इसका लिखेंगे तो वहाँ एज ए पैरामीटर थीटा को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पर इसने क्या दिया है? मेरिडियन और जोडेसिक के बीच का एंगल। इस तरह से सपोज ये कोई भी सरफेस है, सरफेस जनरेटेड बाय एलिप्सॉइड या एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। ये मैं मान लेता हूँ कि इसका कोई भी जोडेसिक और ये सपोज क्या मान लिया मैंने? मेरिडियन। अब मेरिडियन के लिए क्या होता है? सेकंड पैरामीटर क्या होगा? कांस्टेंट। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये इसका टेंजेंट हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया। ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये एंगल इसने क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो इसको हम अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ellipsoid ऑफ रिवोल्यूशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? x इक्वल टू u cos v, y इक्वल टू u साइन v। तो z इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास? z इक्वल टू, तो यहाँ से आप देखिए इधर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से z इक्वल टू हमारे पास आएगा z इक्वल टू सी और रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया हमारे पास एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन का। अब कंडीशंस फाइंड करें। आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। एंगल किस किस के बीच का फाइंड करना है आपको? क्रॉसेज जोडेसिक मेरिडियन को थीटा एंगल पर क्रॉस कर रही है यू डिस्टेंस पर फ्रॉम द एक्सिस। प्रूव दैट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इट मेक्स एंगल दिस विद द एक्सिस। क्वेश्चन में यहाँ पर ये है विद द एक्सिस के साथ इसका ये एंगल होगा। तो एक्सिस इसके लिए क्या लेते हैं अपन? जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस के साथ जोडेसिक का एंगल आपको फाइंड करना है। वो एंगल ये कोस इनवर्स की फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये हमारे पास आना चाहिए। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है सरफेस का। अब एंगल जब फाइंड करेंगे वहाँ पर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हम कैलकुलेट करें। तो आर वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू यू कोस वी, यू साइन वी और सी रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आर वेक्टर है। R1 वेक्टर, दो पैरामीटर्स यहाँ पर u और v हैं। तो R1 वेक्टर करें तो u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? कोस v। यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन v, और इसका जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो c अपॉन 2 रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू जब इसका करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो माइनस 2u अपॉन
ए स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा R1 वेक्टर इक्वल टू कोस V साइन V, और ये हमारे पास आ रहा है क्या, माइनस CU अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये R1 की वैल्यू आ गई। R2 फाइंड करें इसी तरह से। R2 इक्वल टू, R2 का मतलब क्या है, R वेक्टर का सेकंड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो V के रेस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, V के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस U साइन V, U कोस V, और इसका V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0। ये बन गया R2। अब यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो E इक्वल टू R1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 डॉट R1। तो इसका करें तो ये तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और प्लस क्या बनेगा, C स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास आ रहा है A4 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 1 प्लस C स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेकर इसको कैंसिल कर दिया तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ई की वैल्यू F इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, R1 डॉट R2। तो R1 डॉट R2 करें तो क्या आएगा, देखिए आप, माइनस U साइन V कोस V, फिर प्लस U साइन V कोस V, और इसका जब इसमें करेंगे तो 0। तो ये दोनों टर्म कैंसिल। तो F इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। और G इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, R2 स्क्वायर। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से U स्क्वायर साइन स्क्वायर V प्लस U स्क्वायर कोस स्क्वायर V। तो ये हमारे पास आ गया U स्क्वायर। तो E, F और G यानी कि फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसकी सहायता से मैट्रिक ऑफ सरफेस अब हम लिख सकते हैं। तो मैट्रिक ऑफ सरफेस ये बनेगा ds स्क्वायर इक्वल टू E du स्क्वायर प्लस 2F du dv प्लस G dv स्क्वायर। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ds स्क्वायर इक्वल टू E की वैल्यू रखें तो E इक्वल टू किसके था, 1 प्लस C स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू स्क्वायर प्लस F की वैल्यू 0, और G इक्वल टू किसके आया था, U स्क्वायर डी वी स्क्वायर। इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस C स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, सपोज नंबर 1। तो ये मैट्रिक ऑफ सरफेस हमने लिखा है, जो सरफेस ऑफ एलिप्सोइड, रिवोल्यूशन ऑफ एलिप्सोइड हमें दे रखा है उसके लिए। साथ ही यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, इक्वेशन क्या बना था, x इक्वल टू यू कोस वी, वाई इक्वल टू यू साइन वी, और z इक्वल टू किसके बना था, c रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी क्या ये फंक्शन ऑफ u। तो ये फंक्शन ऑफ u बन रहा है। तो ये इक्वेशन किसका है, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की पार्टिकुलर फॉर्म हमारे पास आ रही है, सिंस क्या लिख सकते हैं, फॉर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन फर्स्ट इंटीग्रल
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक क्या था, यू स्क्वायर डी बाई डी एस इक्वल टू एच। अगर ध्यान हो आपके नंबर 2, तो वहाँ पर यह आया था यू स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू एच, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर हमने क्या लिया था, थीटा। अब यहाँ पर थीटा पैरामीटर नहीं देकर एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए पैरामीटर यहाँ पर हमने v कंसीडर किया है। तो यू स्क्वायर डी वी बाई डी एस इक्वल टू एच, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है। साथ ही बाई क्लेरो थ्योरम, क्लेरो थ्योरम से क्या आया था वहाँ पर, साइन ये चीज़ आपके पास वहाँ पर आई थी, साइन फाई इक्वल टू किसके आया था, u इंटू डी थीटा बाई डी एस, ये फॉर्मूला निकल कर आया था क्लेरो थ्योरम के अंदर, साइन फाई इक्वल टू यू डी थीटा बाई डी एस। लेकिन यहाँ पर फाई की जगह एंगल इसने क्या दे रखा है, u, जबकि थीटा की जगह पैरामीटर हम क्या ले रहे हैं, v। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एस, और इसको मैं दे देता हूँ नंबर 3, डी वी बाई डी एस। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 3 से साइन थीटा इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एस हमारे पास आ रहा है। ये वैल्यू उठाकर मैं किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 देखो क्या बनेगा, यूजिंग 3 in 1, यूजिंग 3 in 1। तो अगर इक्वेशन 3 को 1 में हम यूज़ करें तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 में रखें तो 1 प्लस सी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 1 क्या थी, ये इक्वेशन 1 हमारे पास है, यू स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर, और डी वी बाई डी एस की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन 3 से लिखूंगा साइन थीटा अपॉन यू। तो जब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे साइन थीटा अपॉन यू, तो क्या बनेगा, देखिए आपके पास यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू किसके, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा को RHS की तरफ अगर हम ले जाएं तो क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस सी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और रिलेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास आ गया। सिंस z इक्वल टू किसके आया था हमारे पास, सी रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज इस फॉर्म में आ रहा है, z स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका अगर s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम करें तो 2z इंटू जेड डैश इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू इसका करें तो 0, इसका किया तो माइनस 2u डैश अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से जेड स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, जेड डैश, तो डी जेड बाई डी एस इक्वल टू क्या बन रहा है, माइनस सी स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू जेड और यू डैश, तो यानी कि डी यू बाई डी एस, ये अपने पास बन गया। और सपोज ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ गया, तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा,
इक्वेशन 4 इम्प्लाइज 4 क्या था देखो अपने पास 1 प्लस सी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इक्वेशन था, इंटू डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर। तो डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर अपने पास आया था। तो डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर क्या बनेगा देखो, इक्वेशन 5 इस तरह से हमारे पास आया है, डी जेड बाई डी एस की फॉर्म में। अगर हम इसको देखें इक्वेशन 5 ये बना था, डी जेड बाई डी एस इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर जेड और इंटू डी यू बाई डी एस, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। और साथ ही आपको एंगल किस किस के बीच फाइंड करना है, एंगल हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन एक्सिस। तो एक्सिस तो क्या है जेड एक्सिस, और सपोज ये जियोडेसिक है, जियोडेसिक। तो जेड एक्सिस और जियोडेसिक के बीच का एंगल क्या हो गया। अब जियोडेसिक के डायरेक्शन कोफिशिएंट्स सपोज क्या है, डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस और डी जेड बाई डी एस। और साथ ही जेड एक्सिस के 0, 0, 1, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये एंगल क्या है फाई, तो कोस फाई इक्वल टू किसके होगा, अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है देन कोस फाई इक्वल टू 0, 0 और ये क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी एस, डी जेड बाई डी एस। तो अब देखिए आप फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है, फोर्थ इक्वेशन ये था हमारे पास। उसके बाद क्या था फोर्थ इक्वेशन में, देखो आप डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर, और डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास A4 जेड स्क्वायर, A4 जेड स्क्वायर अपॉन C4 और यू स्क्वायर, C4 यू स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ गई। और डी जेड बाई डी एस का होल स्क्वायर, डी जेड बाई डी एस का होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू किसके चल रहा है, ये वैल्यू किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो A4 जेड स्क्वायर अपॉन C4 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू दिस। इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, इसमें से मुझे फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरह से, विच इम्प्लाइज कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू, कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू किसके बनेगा C4 यू स्क्वायर अपॉन A4 जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन A4 या ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर यू स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है, इसमें ये रिलेशन है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से कोस फाई की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये इधर ले गए C4 यू स्क्वायर अपॉन A4 जेड स्क्वायर ये है, और इनटू किसके चल रहा है ये कोस स्क्वायर थीटा, साथ ही यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उस तरफ चला गया, और ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। तो ये अपने पास कोस स्क्वायर फाई बन रहा है, विच इम्प्लाइज कोस फाई इक्वल टू, कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा C4 यू स्क्वायर, C4 यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये क्या बन रहा है A4 इंटू जेड, जेड की वैल्यू आपके पास क्या थी, जेड इक्वल टू किसके था, देखो जेड इक्वल टू हमारे पास आया था
c इंटू ये था z इक्वल टू c रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि c अपॉन a और रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको z की फॉर्म में मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो z की फॉर्म में जब इंटरचेंज करेंगे तो z स्क्वायर से यहाँ z स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा c4 u, ये cos फाई अब मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ कर देंगे। तो इधर तो क्या बच जाएगा c स्क्वायर और u स्क्वायर, क्योंकि एक u स्क्वायर इधर से जब आप कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं z की फॉर्म में, तो वो बढ़ जाएगा आपका c स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन नीचे वाली टर्म आपके पास ये बचेगी। ये क्या होगा, a4 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर माइनस यू स्क्वायर बाहर ले लें तो यहाँ तो क्या बचा a स्क्वायर और यहाँ माइनस क्या बचेगा c स्क्वायर, ये और इसका रूट। तो कोस फाई इक्वल टू ये अपने पास आ गया ये, तो कोस थीटा इस फॉर्म में लिख दिया, कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को आसानी से, एक दो स्टेप आप इसमें बढ़ा लीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइनली कोस फाई की वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है, कोस फाई इक्वल टू क्या बनेगा, c इंटू यू कोस थीटा अपॉन रूट a4 माइनस यू स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये कोस फाई बन रहा है। और इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू कोस इनवर्स सी यू कोस थीटा अपॉन रूट a4 माइनस यू स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंगल फाई निकाल सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर हमने की है वो इसमें आपको ये दे रखा है कि थीटा तो एंगल किस किस के बीच का दिया हुआ है, जियोडेसिक और मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा। जबकि एक्सिस और जियोडेसिक, इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या मान लिया है, फाई। तो एक्सिस और जियोडेसिक के बीच का एंगल ही हमें फाइंड करना है, तो फाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। अब आपको पता है कि जियोडेसिक और मेरिडियन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो क्लेरो थ्योरम से वहाँ पर आप रिलेशन लिख सकते हैं, वो रिलेशन हमने काम ले लिया। जो भी सरफेस आपको दिया हुआ था उस सरफेस का पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने काम में ले लिया। उस सरफेस का पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखकर उसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हमने कैलकुलेट कर दिए, ई एफ जी, और वहाँ से फिर डी एस स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अब डी एस स्क्वायर की वैल्यू से ही फिर हमने पूरा का पूरा प्रोसेस किया है और वहाँ से सारी वैल्यूज हमें मिली है। तो इस तरह से आप इस आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स।